हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं यूनिट 7 से सबसे लास्ट टॉपिक गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में। इंट्रोडक्शन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया इन एजुकेशन विच हैज़ acquired considerable importance and received much attention in recent year is guidance and counseling। आप पिछले कुछ सालों में देखें, पढ़ने और पढ़ाने के तरीक़ों में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। कैरियर काउंसलर्स होते हैं, पहले नहीं होते थे। काउंसलिंग और गाइडेंस इनकी ज़रूरत पड़ती है हमको कब, जब हमको ये जानना हो कि हम किस फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, हर कोई बैट्समैन या हर कोई बॉलर या हर कोई विकेट कीपर नहीं होता है। कोई बॉलिंग में अच्छा है, कोई बैटिंग में अच्छा है, कोई ऑलराउंडर है, कोई कीपिंग में अच्छा है। तो ये कैसे मालूम चलेगा हमको इनिशियल ईयर्स में, जन्म के शुरुआती वर्षों में, कि हम किस फील्ड में अच्छे हैं, हम किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, एजुकेशन है या स्पोर्ट्स है। उसके लिए हमको गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। आज स्कूलों में देखेंगे आप, जो कुछ अच्छे स्कूल हैं, इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पर टीचर्स तो हैं ही, साथ में वहाँ पर काउंसलर्स भी होते हैं जो बच्चे की स्किल को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं उस स्किल में परफॉर्म करने के लिए, इन्वॉल्व होने के लिए। जैसे कि आपने अगर महेंद्र सिंह धोनी मूवी देखी है, धोनी शुरू में फुटबॉलर बनना चाहते थे, बॉल को पकड़ने की, गोलकीपर थे, बॉल को किस तरीके से वो पकड़ते थे, उनके स्कूल के टीचर ने देखा और उनको कीपर बना दिया टीम में, और वो आज कीपिंग में पूरी दुनिया उनको पहचानती है। तो गाइडेंस और काउंसलिंग अब हमारी बेसिक नीड है। प्रेजेंट डे नर्सेज हैव टू एक्वायर some specialized knowledge regarding guidance and counseling in order to guide their patient tactfully in this highly competitive world। अब जैसे हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फिज़िकल डिसीज़ वाले पेशेंट के वार्ड में ही काम करें। आप मेंटल हेल्थ नर्सेस भी हो सकते हैं, वहाँ पर डिप्रेशन के पेशेंट भी आएंगे, या कोई दूसरी मेंटल प्रॉब्लम है, किसी को डिसीज़ है उसके पेशेंट आएंगे, फिज़िकल डिसीज़ है उनके पेशेंट आएंगे, किसी को एम्पुटेशन हो गया है, हाथ कट गया है, पैर कट गया है, किसी को कोई नई डिसीज़ हो गई है, डायबिटीज़ डायग्नोस हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन आज हम देख रहे हैं, ऐसी जगहों पे आपको काम करना है। तो एज अ नर्स आपके पास इतनी स्किल, इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप अपने पेशेंट को गाइड कर पाएँ, काउंसिल कर पाएँ। अब गाइडेंस और काउंसलिंग में कुछ डिफरेंस है बेसिक, वो ये है, गाइडेंस मतलब होता है मार्गदर्शन, काउंसलिंग मतलब होता है सलाह देना। कोई परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है, आप उसको सलाह देंगे, उसकी परेशानी समझ के, प्रोसेस थोड़ा लंबा है, अभी आगे देखेंगे हम। तो बहुत कंपटीशन है दुनिया में, लोग परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे टाइम में एज ए नर्स आपको, हमको पेशेंट की जो भी मनोस्थिति है, जो भी उनका साइकोलॉजिकल स्टेटस है, उसको समझकर उनको गाइड करना है, उनको काउंसिल करना है। अब गाइडेंस और काउंसलिंग दो अलग अलग टॉपिक है, इसलिए हम एक एक करके समझेंगे। शुरुआत करेंगे गाइडेंस से। कई बार गाइडेंस और काउंसलिंग हमको कंफ्यूज करते हैं कि मतलब तो वही है, मार्गदर्शन देना, सलाह देना। सलाह देते हैं तो वही तो मार्गदर्शन है, या मार्गदर्शन दे रहे हैं वही तो सलाह देना है। बेसिक डिफरेंस है कुछ, वो समझ लेते हैं फिर शुरू करते हैं। गाइडेंस हमको ऐसी सिचुएशन में नीडफुल होता है जो कि कॉमन प्रॉब्लम है, जो हम हर किसी से शेयर कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम है। जैसे कि आप अभी स्टूडेंट हैं, आपके सीनियर जो है, आप उनसे गाइडेंस ले लेते हैं कभी कि ये सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, या इस सब्जेक्ट में कैसे पढ़ा जाए, क्या इजी वे रहेगा, नोट्स मिल जाएंगे क्या, कौन सी बुक से पढ़ा जाए। सेकेंड ईयर में आएंगे तो आपको सेमिनार प्रेजेंट करना रहेगा कि किस तरीके से सेमिनार प्रेजेंट करें, तो ये आप गाइडेंस लेते हैं। लेकिन उन सब सीनियर में एक हो सकता है आपका कोई बेस्ट फ्रेंड जैसा हो, या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो जिससे आप, ये जनरल प्रॉब्लम है ना आपकी क्लास की, पढ़ाई से संबंधित हर कोई पूछता है, लेकिन आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी है, लाइफ को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके अपनी। अब वो तो हम हर किसी से शेयर नहीं करते हैं, वो आपका कोई एक बेस्ट फ्रेंड है या कोई सीनियर है जिससे आपकी बहुत अच्छी पटती है,
आप उनसे वो शेयर करते हैं कि क्या डिसीजन लिया जाए, ऐसा है या वैसा है, तो वो आपको काउंसिल करते हैं, सलाह देते हैं। यानी कि जनरल प्रॉब्लम के लिए हमको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। पर्सनल प्रॉब्लम जो कि हमको मानसिक रूप से बहुत परेशान कर रही हैं, ऐसी प्रॉब्लम के लिए हम काउंसलिंग लेते हैं। गाइडेंस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल in the maximum of their capacity in the direction most beneficial to himself and the society। गाइडेंस क्या है? किसी इंडिविजुअल को हेल्प करने की एक प्रोसेस है। अब गाइडेंस कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। हम जब छोटे रहते हैं तब स्कूल में रहते थे, फिर कॉलेज में आ गए हैं, अभी आप आगे जाएंगे, फिर जॉब अपने सीनियर से पूछेंगे कि भाई कहाँ पे जॉब किया जाए, क्लिनिकल करें कि एकेडमिक करें। तो गाइडेंस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इन मैक्सिमम ऑफ देयर कैपेसिटी इन द डायरेक्शन मोस्ट बेनिफिशियल टू हिमसेल्फ एंड टू सोसाइटी। अब गाइडेंस में हम क्या करते हैं कि कोई पर्सन है, उसको मार्गदर्शन देते हैं, हेल्प करते हैं उसकी, कि वो अपना मैक्सिमम कैपेसिटी, जितनी भी उसकी क्षमता है, उसका वो फुल यूज़ करके खुद को भी निखार सके, साथ ही सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो सके। प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, यानी कि जब आप किसी को गाइडेंस दे तब हमको कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ हिज टोटल डिस्प्ले ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर। यानी कि जिस पर्सन को गाइडेंस की ज़रूरत है, हम पहले उसका असेसमेंट करते हैं, तो उसके एटीट्यूड में और उसके बिहेवियर में हमको उसकी पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट, सारे पहलू जो है वो नज़र आ जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। All human beings are similar in many ways. Individual differences must be recognized। अगर हम देखें तो ह्यूमन बींग सारे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन हर किसी में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, यानी जो व्यक्तिगत डिफरेंस रहते हैं, अलग होते हैं एक दूसरे से। उस इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना ज़रूरी है। गाइडेंस इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। गाइडेंस बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चलता ही रहता है। गाइडेंस इज़ नॉट लिमिटेड टू अ फ्यू। गाइडेंस कुछ गिनती की चीज़ों में ही लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे वास्ट इसके स्कोप हैं। अलग अलग फील्ड में हमको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। गाइडेंस इज़ फंडामेंटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स इन द होम एंड टीचर्स इन द स्कूल। गाइडेंस बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की और टीचर्स की। पेरेंट्स घर में गाइडेंस देते हैं, ठीक वैसे ही टीचर्स स्कूल में बच्चों को गाइडेंस देते हैं। स्पेसिफिक गाइडेंस प्रॉब्लम इन एनी एज लेवल शुड बी रेफर्ड टू अ पर्सन ट्रेंड टू डील विथ पर्टिकुलर एरिया ऑफ एडजस्टमेंट। कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस प्रॉब्लम है, उन स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए हमको किसी स्पेसिफिक पर्सन के पास ही भेजना है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है और अब मुझे यूपीएससी करना है, एग्ज़ाम देना है, तो यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाए, इसके लिए हम ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करेंगे जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, तैयारी कर रहा है या यूपीएससी क्लियर कर चुका है। मतलब कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो हम ऐसे पर्सन से ही गाइडेंस लेंगे जिसने उस प्रॉब्लम के साथ डील किया है या एडजस्ट किया है। The guidance program should be flexible in terms of individual and community needs or else it will be lose its value। जो भी गाइडेंस प्रोग्राम होते हैं वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि लोग आपके पास आए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, इंडिविजुअल या कम्युनिटी प्रॉब्लम जो है, नहीं तो उसकी वैल्यू लूज़ कर देंगे, हम गाइडेंस की वैल्यू लूज़ कर देंगे, कोई आएगा ही नहीं तो फिर मतलब क्या निकलेगा। गाइडेंस इज़ प्रिवेंटिव रादर देन क्यूरेटिव। अब प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दो टर्म है। प्रिवेंटिव मतलब होता है रोकथाम, कोई चीज़ होने के पहले रोक देना, और क्यूरेटिव मतलब होता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइडेंस प्रिवेंटिव है, हम कोई चीज़ शुरू करने के पहले, स्टार्ट करने के पहले गाइडेंस ले लेते हैं ताकि जो भी हम काम करने वाले हैं उसको अच्छे से कर पाएँ। एरिया ऑफ गाइडेंस। Every individual at some time need help to become happier, more creative and better adjusted in the family and society। हर किसी को ज़रूरत पड़ती है हेल्प की
कि वो कैसे ज़्यादा खुश रह पाए, ज़्यादा क्रिएटिव हो पाए, या फैमिली या सोसाइटी या जहाँ पर भी वो रहता है वहाँ अच्छे से एडजस्ट कर पाए। देयर आर सेवरल एरियाज वेयर अ स्टूडेंट रिक्वायर असिस्टेंस। दिस एरिया कैन बी क्लासिफाइड इन टू। कुछ एरिया है जहाँ पर स्टूडेंट को असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि एजुकेशन। जैसे मैंने बात किया था कि 10th के बाद आपको समझ में नहीं आता है सब्जेक्ट कौन सा लिया जाए, फिर 12th में समझ में नहीं आता है, 12th के बाद समझ में नहीं आता है कि अब क्या कोर्स सेलेक्ट करें हम। वोकेशन, वोकेशन मतलब होता है पेशा, कि क्या काम किया जाए। पर्सनल, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। सोशल, सोसाइटी से रिलेटेड। हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस, क्या हेल्थ एक्टिविटी हम फॉलो करें या नहीं करें। मॉरल, मॉरल गाइडेंस, नैतिकता, कि क्या सही है क्या गलत है। रिलीजियन, धर्म से रिलेटेड। और फाइनेंशियल गाइडेंस, जैसे कि अभी आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करना शुरू करेंगे तो आपको सैलरी का समझ में नहीं आएगा कि करूं क्या, तब आपको वहाँ पर फाइनेंशियल गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है कि फ्यूचर सेविंग के लिए इतना रखो, कुछ इमरजेंसी फ़ंड रखो। जैसे अभी कोरोना में सबको बहुत ज़रूरत पड़ी पैसों की, तो इस प्रकार का कुछ इमरजेंसी फ़ंड हमको अलग से रखना चाहिए। फ्यूचर हमको घर लेना है, हमको गाड़ी लेनी है, जो भी है, तो जो भी अपनी इनकम है या सैलरी है उसको कितने एरिया में डिवाइड करके कहाँ कहाँ पे हमको डिपॉजिट करना है। तो ये एरिया है जहाँ पर हमको या स्टूडेंट्स को स्पेशली गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। गाइडेंस हम समझ चुके हैं, अब हम बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग द इंडिविजुअल टू नो हिमसेल्फ एंड हिज प्रेजेंट एंड पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन। काउंसलिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम पर्सन को इतना इनेबल कर देते हैं, सक्षम कर देते हैं कि वो खुद के बारे में जान पाए, उसकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, स्थिति है, उसके बारे में जान पाए, और जो वो प्रेजेंट में कर रहा है उसके थ्रू फ्यूचर में क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है, फ्यूचर में क्या स्थिति हो सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि आप अभी ये कर रहे हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद आप इस जगह पर होंगे। जैसा कि आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, हम बात करें तो आप 4 साल बाद अपना यूजी अंडर ग्रेजुएशन क्लियर करके, बीएससी नर्सिंग क्लियर करके आप हो सकता है कहीं क्लिनिकल या किसी एकेडमिक कॉलेज में जॉब कर रहे हो। सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम थ्रू अ फेस टू फेस पर्सनल रिलेशनशिप विथ द काउंसलर। अब काउंसलिंग में पर्सन काउंसलर के पास जाते हैं, फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है, आमने सामने बैठकर बात करते हैं, एक ट्रस्ट होता है, भरोसे वाली फीलिंग होती है, जिसके साथ आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम काउंसलर के साथ शेयर करते हैं। काउंसलर आपको सलाह देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अब सलाह हर किसी से ले सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारी जान पहचान के, लेकिन वो आपको जज करते हैं। काउंसलर ऐसे पर्सन होते हैं जो आपकी बात कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, आपको जज नहीं करते हैं। इसलिए हम हमारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, उनको शेयर करने के लिए काउंसलर के पास जाते हैं। जैसे कि मैरिज काउंसलर होते हैं, हस्बैंड वाइफ में कुछ इशू चल रहा है, घर वालों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, तो मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और वो जो सलाह देते हैं वैसा करने की कोशिश करते हैं। काउंसलिंग इज एन एक्सेप्टिंग, ट्रस्टिंग एंड सेफ रिलेशनशिप in which client learn to discuss openly what worries and upset them, acquire essential social skill, and to develop the courage and self confidence to implement the desired new behavior. काउंसलिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक्सेप्टेंस है, ट्रस्ट यानी भरोसा है, और सेफ रिलेशनशिप, सेफ रिलेशनशिप काउंसली और काउंसलर के बीच में, जहाँ पर काउंसली लर्न करता है कि वो खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर पाए, खुल के बता पाए, जो हर किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। क्या उनकी वरी है, क्या चिंताएं हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अपसेट कर रही हैं। फिर काउंसलर उनको सलाह देते हैं। एक्वायर एसेंशियल सोशल स्किल, वो नई सोशल स्किल को एक्वायर करते हैं। करेज डेवलप करते हैं, साहस डेवलप करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। टू इम्प्लीमेंट द डिज़ायर्ड न्यू बिहेवियर,
एक नया बिहेवियर इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी शायद, डियर ज़िंदगी नाम है, जिसमें शाहरुख खान ने काउंसलर का रोल प्ले किया है और आलिया भट्ट काउंसली है जिनको कुछ प्रॉब्लम्स है, जो जिनको शेयर करने के लिए वो काउंसलर के पास आती है। काउंसलर उनको सलाह देते हैं और उस पर वो इम्प्लीमेंट करती है। प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। रिस्पेक्ट, जो भी क्लाइंट है आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ऑथेंटिसिटी, यानी कि वहाँ पर सच ही हो, कोई झूठ बीच में नहीं होना चाहिए। नॉन पॉजिटिवनेस वार्मथ, बीच में कोई पॉजिटिवनेस नहीं होना चाहिए काउंसली को लेके। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, आपको काउंसली को जज नहीं करना है। जैसा कि अभी मैंने पहले भी बात किया था कि लोग जज करते हैं, इसलिए कोई अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करता है। तो काउंसलर का या काउंसलिंग का ये प्रिंसिपल है कि आप काउंसली को जज नहीं करेंगे, उसकी पर्सनालिटी जज नहीं करेंगे कि ये ऐसा है या वैसा है। एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट, जो भी काउंसली है उसको आप एक्यूरेट, सही तरीके से ही समझेंगे। रिकॉग्नाइज द क्लाइंट पोटेंशियल, क्लाइंट में क्या पोटेंशियल है, कितनी उनकी क्षमता है, उसको पहचान करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से हम उनको टेक्निक्स बताते हैं, तरीके बताते हैं। लास्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, या हम उसको बोलते हैं कि सीक्रेट रखना। काउंसली और काउंसलर के बात में के बीच में जो भी बात हुई है उनको सीक्रेट रखना है, किसी से भी शेयर नहीं करना है। हु शुड बी काउंसिल्ड, काउंसलिंग की ज़रूरत किसको है? तो कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टूडेंट आर इन अर्जेंट नीड ऑफ काउंसलिंग, इस प्रकार के स्टूडेंट हैं जिनको काउंसलिंग की अर्जेंट नीड है। कौन से हैं देखते हैं। स्टूडेंट हु हैव कंसिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफ अंडर अचीवमेंट, लगातार पीछे से फर्स्ट आ रहे हैं, ऐसे बच्चे। स्टूडेंट हुज स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट हैज़ ड्रॉप सडनली, कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एकदम से उनका परफॉर्मेंस लो हो गया है। स्टूडेंट हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू पार्टिसिपेट इन द क्लास एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ऐसे बच्चे जो कुछ डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, क्लास में पार्टिसिपेशन नहीं है, पार्टिसिपेट करने में घबराते हैं, या जो स्कूल या कॉलेज में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स है, डांस है, सिंगिंग है, कुछ भी है, वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। एक्स्ट्रा शाइनेस है, स्टेज फोबिया है, डर लगता है कि लोग उनको स्टेज पे देखेंगे। स्टूडेंट हु यूज़ एग्जिबिशनिज्म फॉर गेनिंग रिकॉग्निशन और अटेंशन इन क्लास, यानी एक ये तरीका होता है कि जैसा कि आपकी क्लास में वो जो टॉपर है या जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आगे हैं, उनको स्कूल, उनको क्लास के सारे बच्चे पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, पर कुछ बच्चे रिकॉग्निशन के लिए, पहचान के लिए, अटेंशन के लिए कुछ अजीब सी हरकतें करते हैं। जैसे कि कुछ अलग हेयर स्टाइल बना के आ गए, या जानबूझ के ड्रेस कुछ अजीब सी पहन के आ गए, लोगों का अटेंशन गेन करने के लिए। स्टूडेंट हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट टू द कॉलेज और क्लिनिकल एरिया, ऐसे बच्चे जो कॉलेज या क्लिनिकल एरिया में एडजस्ट करने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। क्लिनिकल एरिया मतलब जहाँ पे ड्यूटी लगती है आपकी, हॉस्पिटल। स्टूडेंट हु सडनली डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज, बच्चे जिन्होंने सोच लिया है कि अब हमको ये कॉलेज छोड़ देना है, हमको ये कोर्स छोड़ देना है। स्टूडेंट हु डिस्प्ले अनयूजुअल एबिलिटी इन एनी डायरेक्शन, इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल, ऐसे बच्चे जो अनयूजुअल एबिलिटी, जो नॉर्मल नहीं है, दिखाते हैं किसी भी डायरेक्शन में, कुछ भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, आर्टिस्टिक हो सकता है, म्यूजिकल हो सकता है। स्टूडेंट हु हैव बिहेवियरल प्रॉब्लम्स सच एज ड्रग एडिक्शन, ऐसे बच्चे जिनको कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम है, जैसे कि ड्रग एडिक्शन, नशा कर रहे हैं किसी भी प्रकार का। एग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बुलिंग, एक दूसरे को परेशान करना, कमेंट करना, बॉडी शेमिंग करना, कुछ चोरी करना। शाइनेस, शर्माते बहुत हैं। टिमिडिटी। अब टाइप ऑफ काउंसलिंग दो प्रकार की है।
फर्स्ट है इंडिविजुअल काउंसलिंग, यानी काउंसलर और काउंसली आमने सामने, डियर जिंदगी वाला। फिर है ग्रुप काउंसलिंग। ग्रुप काउंसलिंग मतलब सेम प्रॉब्लम के साथ दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, तो ऐसे लोगों को एक साथ काउंसिल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर होते हैं, नशा मुक्ति केंद्र, तो वहाँ पर नशा करने वाले जो लोग हैं उनको साथ में बैठाकर फिर हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। फेज़ ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग की शुरुआत से काउंसलिंग के ख़त्म होने तक कुछ स्टेप्स हैं, उनको हम बोलते हैं फेज़ ऑफ काउंसलिंग। अच्छे से समझ में आए उसके लिए एक हम इमेजिनरी काउंसली और उसकी एक इमेजिनरी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। एक काउंसली हमने बनाया है, एक फीमेल है जो कि शादी के बाद जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और हाउस वाइफ है। अब उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो घर को मेंटेन करने के लिए, फैमिली को मेंटेन करने के लिए सुबह से लेकर रात तक काम करती है, लेकिन उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। लोग उनका, जो ससुराल में लोग हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट और एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप। काउंसली काउंसलर के साथ अपॉइंटमेंट लेता है, जब दोनों कंफर्टेबल हो, सूटेबल टाइम हो, वो टाइम सेलेक्ट करके उनसे मिलेंगे और एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, ट्रस्ट वाला, भरोसे वाला। सेकंड, असेसमेंट। अब वो काउंसलर के पास गए, काउंसलर उनको असेसमेंट करेंगे, उनका इनकरेज करेंगे काउंसली को कि अपनी पर्सनल जो कोई प्रॉब्लम है उसको वो शेयर करें। साथ ही वो जो भी बताएंगे उनको काउंसलर नोट करेगा, जिसको हम बोलते हैं डाटा कलेक्शन। डायग्नोसिस, उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया हमने, डायग्नोसिस बनाया। सेटिंग गोल। सेटिंग गोल मतलब कि हम कुछ गोल क्रिएट करते हैं कि प्रॉब्लम मालूम चल गई है, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, उनको बुरा लग रहा है, तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम वहाँ पर दो टाइप से गोल बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। इंटरवेंशन। अब इंटरवेंशन, हमको गोल अचीव करने के लिए कुछ एक्टिविटी करनी होगी, जिसको हम बोलते हैं इंटरवेंशन। अब यहाँ पे हमने इंटरवेंशन किया और कुछ टेक्निक्स काउंसलर ने काउंसली को बताई। दो गोल बनाए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म गोल बनाया कि आप किसी की बात पर कोई ध्यान ही ना दें, कोई कुछ भी बोलता है आप उनके बारे में सोचिए ही मत। फिर लॉन्ग टर्म गोल बनाया कि एक काम कीजिए, अगर आप घर पे रहते हैं, मैक्सिमम टाइम फेस टू फेस 24 आवर्स आप रहेंगे, तो कोई भी कुछ भी बोलेगा तो दिमाग में बैठता ही, और फिर दिमाग में बैठ गया तो हम उसके बारे में बार बार सोचते ही हैं। आप एक काम कीजिए, कुछ जॉब स्टार्ट कीजिए, वर्क फ्रॉम होम या बिजनेस फ्रॉम होम जिसको हम बोलते हैं, या बाहर जॉब कर सकते हैं तो वो करना शुरू कीजिए। जब भी हम कोई जॉब या बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा मैक्सिमम थिंकिंग, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो सोचना है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, हम उसके लिए ही खर्च करते हैं कि हमको बिजनेस करना है, हमको कहाँ से लॉस हो रहा है, हमको कैसे प्रॉफिट क्रिएट करना है, तो हमारा दिमाग उसमें ही लगा रहता है। तो फिर कोई क्या बोल रहा है हमारे बारे में, हम उसके बारे में ध्यान ही नहीं देते हैं। कोई अप्रिशिएशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, हम उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से हमने उनको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल बताए और क्या इंटरवेंशन करना है वो भी उनको बता दिया। उसके बाद है टर्मिनेशन एंड फॉलोअप। यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस ख़त्म होता है, लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन, मतलब होता है ख़त्म करना। काउंसलिंग प्रोसेस टर्मिनेट करते हैं। एंड फॉलोअप यानी कि बाद में बीच बीच में जो काउंसली है काउंसलर से मिलने आ सकते हैं और बता सकते हैं कि उनको कितना फ़ायदा हुआ या उनको और ज़रूरत है। अब गाइडेंस और काउंसलिंग हमने समझ लिया है। इसमें अंदर एक और टॉपिक है क्राइसिस इंटरवेंशन। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अक्सर मेन एग्ज़ाम में ये अलग से पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट में, इसलिए हम समझ लेते हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन, क्राइसिस का मतलब होता है संकट। आप डिक्शनरी में देखेंगे तो क्राइसिस मतलब है संकट। संकट की घड़ी में क्या किया जाना चाहिए, इंटरवेंशन मतलब क्या करें हम, इंटरवेन क्या कुछ टेक्निक यूज़ करें बचने के लिए। तो अब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ क्राइसिस मतलब कुछ साइकोलॉजिकल क्राइसिस के बारे में बात हो रही है। सुसाइड के केस आप पढ़ते हैं, सुसाइड कोई क्यों कर लेता है, क्योंकि वो क्राइसिस में होता है, मानसिक परेशानियों में होता है।
अगर वहाँ पर उसको कुछ इंटरवेन किया जाए, कुछ टेक्निक बताई जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए, तो वो सुसाइड, खुद को हार्म पहुँचाने से बच सकते हैं। समझते हैं क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ काउंसलिंग डिज़ाइन टू हेल्प इंडिविजुअल टू अडॉप्ट द इमीडिएट इफेक्ट of severe life event while acquiring better way to of dealing with future stressful circumstances। काउंसलिंग का एक फॉर्म है, डिज़ाइन किया गया है कि हम लोगों की मदद करें ताकि लोग अडाप्ट कर पाए जो भी सीरियस लाइफ इवेंट हुआ है, सीवियर लाइफ इवेंट हुआ है, कुछ बुरी घटना हुई है, उससे उबरने में हम हेल्प करते हैं थ्रू क्राइसिस इंटरवेंशन while acquiring better ways of dealing with future stressful circumstances। This approach is used to treat emotional reaction or disturbed behavior arising in response to a crisis situation, such as marriage breakdown, rape, unexpected bereavement, natural disaster such as flood, earthquake। अब ये क्राइसिस इंटरवेंशन अप्रोच जो है वो हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट इमोशनल रिएक्शन और डिस्टर्ब बिहेवियर। किसी का बिहेवियर डिस्टर्ब है, कोई बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान है, भावनात्मक रूप से परेशान है, कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ क्राइसिस सिचुएशन है, जैसे कि मैरिज ब्रेकडाउन, शादी टूट गई, डाइवोर्स हो रहा है, रेप हो गया है, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट है, नेचुरल डिजास्टर आ गए हैं, बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, घर टूट गया है, बिजनेस लॉस हो गया, अभी कोरोना में काफ़ी लोगों का बिजनेस ठप पड़ गया, तो ये सब क्राइसिस वाली कंडीशन थी। तो यहाँ पर उन कंडीशन से कैसे उबरना है, कैसे बाहर निकलना है, उसके बारे में हम लोगों को एडवाइस करते हैं। अब अक्सर लोग क्षणिक क्रोध में सुसाइड करते हैं। क्षणिक क्रोध क्या होता है कि गुस्सा आया और तुरंत कर दिया कुछ ना कुछ। अगर वहाँ पर हम किसी को समझा दें, उसको थाम दें, रोक दें, तो वो सुसाइड नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनको उनकी प्रॉब्लम से संबंधित काउंसलिंग देना क्राइसिस इंटरवेंशन कहलाता है। अब क्राइसिस समझ लीजिए, अब संकट की घड़ी, लोग कुछ गलत कर सकते हैं। इन क्राइसिस इंटरवेंशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम इज दैट द क्लाइंट शुड रिकॉग्नाइज दैट ही हैज़ लर्न अ जनरल मेथड ऑफ डीलिंग विथ स्ट्रेसफुल कंडीशन विच कैन बी यूज फॉर सॉल्विंग फ्यूचर प्रॉब्लम्स। क्राइसिस इंटरवेंशन में हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम क्या है कि क्लाइंट समझ जाए कि उसने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ मेथड लर्न कर लिए हैं और यही मेथड उसको काम आएंगे जब फ्यूचर में भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी तब। ट्रीटमेंट इज़ यूजुअली शॉर्ट बट इंटेंसिव। अब जो क्राइसिस इंटरवेंशन है ये ट्रीटमेंट शॉर्ट होता है, मतलब तुरंत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन इंटेंसिव है। जैसे मान लो किसी की फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, अभी कोरोना में भी हमने देखा है, तो बाकी जो फैमिली है, हस्बैंड की डेथ हो गई या वाइफ की डेथ हो गई, तो उनके जो पार्टनर हैं बड़े परेशान हो जाते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी देर हमको उनको समझाना रहता है, वो समझ जाते हैं और फिर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के साथ डील करना सीख लेते हैं। क्लाइंट इज़ कॉल्ड ऑन टू बी एक्टिव इन ऑल स्टेप of the crisis intervention process, including clarifying the problem, verbalizing feeling, identifying goals, options for reaching goal and deciding a plan। अब क्राइसिस इंटरवेंशन में क्लाइंट को एक्टिव होना ज़रूरी है सारे स्टेप्स में। कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है उसको पहले क्लैरिफाई करें, उनकी जो फीलिंग है वो हमको बोल के बताएं। वर्बलाइजिंग मतलब होता है बोल के बताना, वर्बल, कि उनकी जो भी फीलिंग है, जो भी महसूस कर रहे हैं जिस भी प्रकार से, वो हमको बता दें। आइडेंटिफाइंग गोल, हम फिर कुछ गोल बनाते हैं। ऑप्शन ढूंढते हैं कि भाई वो गोल तक कैसे पहुंचा जाए। एंड डिसाइडिंग ए प्लान, और एक प्लान बनाते हैं कि हम उस गोल को कैसे अचीव करें। गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन द हॉस्पिटल। अब हम ये गाइडेंस और काउंसलिंग क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि आपको गाइडेंस भी देना है, आपको काउंसलिंग भी करनी है। क्योंकि जब भी हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान होते हैं। प्रॉब्लम फेस्ड बाय सिक पीपल, जो बीमार लोग हैं वो और उनके फैमिली मेम्बर कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, तब हमको उनको काउंसलिंग करना पड़ता है। हॉस्पिटल में आते हैं, अब आप रोज़ हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन जो पहली बार हॉस्पिटल आता है और बीमार हो गया आता है, किसी का कुछ ऑपरेशन होने वाला है, काफ़ी डरे हुए होते हैं।
तो फियर, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन पेशेंट फील करते हैं। रिएक्शन टू इलनेस डिपेंड करता है किस प्रकार की इलनेस है, एक्यूट है, क्रोनिक है, शॉर्ट इलनेस है, क्योर नहीं हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग है, जान भी जा सकती है। उस हिसाब से रिएक्शन होते हैं पेशेंट के और उनके फैमिली मेम्बर्स के। काउंसलिंग ऑफ फैमिली, पेशेंट के साथ साथ हमको फैमिली मेम्बर्स की भी काउंसलिंग करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है। प्रॉब्लम्स एट डिस्चार्ज, डिस्चार्ज टाइम पे प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट का ख्याल तो यहाँ पे स्टाफ रख रहा था, अब घर जा रहे हैं, अब कौन क्या ख्याल रखेगा, कौन सी गोली कब खानी है, उसके बारे में हम फिर उनको समझाते हैं। यूनिट 7 मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ कंप्लीट हो गया है। लास्ट टॉपिक था आज गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उसको हमने समझ लिया है। अब लास्ट यूनिट आपका बचा हुआ है साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट, उसको समझेंगे। उसके बाद हम यूनिट 2 बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर को कंप्लीट करेंगे और आपका साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।